नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से पश्चिमी देशों ने भारत को डराने की कोशिश शुरू कर दी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसी आगे बढ़ते व्यक्ति को देखकर उसके आसपास के लोग उसे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार इस कोशिश को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा किया जा रहा है। तो क्या है ये सारा मामला और इसकी सारी वजह क्या है, आपको सब बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, दुनिया में बढ़ते काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए 1989 में FATF का गठन किया गया था। लेकिन उसके बाद महसूस किया गया कि भले ही काले धन को रोकने के लिए इस संगठन को मजबूत किया जा रहा हो, लेकिन विश्व में लगातार बढ़ते आतंकवाद और आतंकवाद को जो धन विभिन्न देशों या संगठनों से मिल रहा है, उस पर भी रोक लगाना जरूरी है। इसीलिए 2001 में FATF के कार्यक्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ नीतियां बनाना भी शामिल कर दिया गया। अगर अब तक की बात की जाए तो FATF अपनी लिस्ट में ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार को रखा हुआ है और FATF की ग्रे लिस्ट में कुछ अफ्रीकी देश हैं। इसके अलावा तुर्की, यमन, वियतनाम, UAE, दक्षिण अफ्रीका आदि हैं। कुल मिलाकर 3 देश FATF की ब्लैक लिस्ट में हैं और लगभग 26 देश ग्रे लिस्ट में हैं। लेकिन अब FATF भारत में आकर जांच करना चाहता है। लेकिन सवाल उठता है कि भारत का तो किसी भी तरह की टेरर फाइनेंसिंग या हवाला जैसे काले धन के प्रवाह को बढ़ाने में कहीं कोई हाथ नहीं है, तो फिर भारत को क्यों निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? तो इसकी बड़ी वजह है और वो सारी वजह मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो दोस्तों, नवंबर में भारत में FATF की एक टीम आने वाली है और वैसे तो अभी तक किसी भी स्तर पर भारत के आतंकवाद या काले धन को बढ़ाने के सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन इस बार FATF भारत में ये जांच करने आने वाली है कि क्या भारत सरकार FATF के नियमों के आड़ में विदेशी NGOs को काम करने से रोक रही है। अब ये बड़ा ही मजेदार मामला है। FATF ने आज तक अपने गठन के बाद से इस तरह की जांच कभी नहीं की, लेकिन भारत के खिलाफ ही ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताता हूं। असल में अब से 70-80 साल पहले तक लोगों के मन में यही विचार रहता था कि NGO गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। ये मदद आर्थिक भी हो सकती है और शारीरिक भी। लेकिन उसके बाद के वर्षों में ये देखा गया कि NGO द्वारा सरकारों के डेवलपमेंट कार्यों में दखल दिया जाने लगा। विकास के लिए बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ये NGO जानबूझकर देशों की विकास गति को रोकने के लिए इस्तेमाल करने लगे। इसके लिए विदेशों से मिलने वाले पैसे से प्रोजेक्ट के आसपास रह रहे लोगों को गलत जानकारी देकर भड़काया जाता था और लोग उस प्रोजेक्ट का विरोध सालों तक करते रहते थे। इसका उदाहरण गुजरात का नर्मदा बांध प्रोजेक्ट और तमिलनाडु का कोडाकुलम परमाणु बिजली संयंत्र है, जिसमें जांच के बाद ये पाया गया कि प्रोजेक्ट को रोकने के लिए NGOs, जिनमें कई विदेशी भी थे, उन्होंने जानबूझकर लोगों को भड़काया था। इसके बारे में पूर्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बहुत पहले बयान दिया था। लेकिन उसके बाद जब 2014 में सरकार बदली तो भारत के FCRA नियमों को सख्त किया गया और NGO के पंजीकरण और लाइसेंस की प्रक्रिया आवश्यक कर दी गई, जिसे सीधे गृह मंत्रालय देखता है। समय समय पर इसमें और भी सुधार किए गए जिससे इसे सख्त बनाया जा सके। लेकिन इन सभी सख्तियों से डरकर अमेरिकी NGO एम्नेस्टी इंटरनेशनल पहले ही 2000 में अपना कार्यालय बंद कर चुकी थी। इसके अलावा इन NGOs की आड़ में धर्मांतरण का भी बहुत बड़ा धंधा चलाया जा रहा था। कुछ समय पहले ही भारत की मोदी सरकार ने एक और NGO सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की विदेशी मदद पर भी रोक लगा दी। गृह मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी 2022 को 6000 से ज्यादा संगठनों का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया, जिसके बारे में ये सारे NGO और इनकी सरकारें भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए FATF का इस्तेमाल कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार इस दबाव में आती है या इनको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा।